क्लासिफिकेशन में जैसा कि हमने बोला कि हम दो चीजों पे एम्फेसिस देने लग गए थे, एक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और दूसरा हम किस पे देने शुरू कर दिए थे, हमारे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे। दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे थे, दोनों को बराबर का इंपॉर्टेंस दे रहे थे। और चाहे अरिस्टोटल हो और चाहे लेनिनस हो, दोनों ने ही यही सेम काम किया था। लेनिनस ने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा डिस्कस किया था, अरिस्टोटल ने वेजिटेटिव को। और वेजिटेटिव में भी जो दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिए गए थे वो कौन कौन से थे, एक तो हाइट प्लांट्स की और एक लीव्स के लीव्स कैसी है, क्योंकि वो सबसे जल्दी दिखती हैं हमें। तो हाइट पे हमने देखा कि हाइट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू क्लासिफाई। हाइट के बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज फॉर समवन इट माइट बी shrub, पर फॉर अदर्स इट माइट बी ट्री। फॉर समवन इट माइट बी ट्री, फॉर अदर्स इट माइट बी shrub। तो हाइट जब तक मेंशन ना हो प्रॉपरली, हमने क्लास में देखा था, तो हाइट को हम नहीं यूज कर सकते एज अ मेथड ऑफ, अगर सपोज करिए एज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको एक 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 सिंपल सा लॉजिक देता हूं। सपोज करिए आप एक प्लांट उगाते हैं और उस प्लांट में न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको क्या लगता है प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर होगी या नहीं होगी? व्हाट डू यू से? इफ यू हैव टू प्लांट्स, एक प्लांट जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है और एक में जिसमें न्यूट्रिशन खूब है, तो किस में आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी? सेम प्लांट है, किस में ग्रोथ होगी आपकी प्लांट की? ऑब्वियसली जिसमें न्यूट्रिशन है, और जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है उसमें कम ग्रोथ होगी। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो प्लांट हो गए, जबकि वो स्टार्टिंग में एक ही प्लांट था, एक सॉइल अलग थी दूसरी सॉइल अलग थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल दो प्लांट बन गए? नहीं, ऐसा होता। एक ही प्लांट को अगर आप न्यूट्रिशन कम दोगे तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो क्या हम ये कहते हैं कि एक तरफ ये प्लांट श्रब है, दूसरी तरफ ये ट्री है? इट कांट बी। तो इसीलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो बहुत कुछ डिपेंड करते हैं एनवायरमेंट में, इन विच एनवायरमेंट यू आर प्लेसिंग देम, इन विच एनवायरमेंट यू आर आस्किंग देम टू ग्रो। किस एनवायरमेंट में आप उनको ग्रो कर रहे हो। सिमिलरली लीव्स की अगर मैं बात करूं, तो लीव्स में लेनिनस ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज करी थी वो था नंबर। अब इस नंबर का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सपोज करो एक प्लांट है आपके पास, मैंगो है। अब उस मैंगो को मैं स्प्रिंग में अगर मेजर करूं, तो हो सकता है उसकी एक ब्रांच पर 10 लीव्स हों स्प्रिंग में, बसंत में। और अगर मैं उसे अक्टूबर के आसपास ग्रो करूं, तो उस पे शायद एक या दो ही लीव्स होंगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, पतझड़ होता है, ऑटम होता है। तो क्या हम ये कहते हैं कि मैंगो जो ट्री है वो दो अलग अलग स्पीशीज हो जाता है, ऑटम में अलग और आपके समर में अलग, या फिर आपके स्प्रिंग सेमेस्टर में अलग? ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, प्लांट चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कलर, तो लीफ जो है, अगर हम उसको मान लीजिए मैग्नीशियम ना दें या बोरोन ना दें, तो उसमें क्लोरोसिस हो जाती है, उसमें क्लोरोफिल चला जाता है, वेरिगेशन हो जाता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जब बोरोन नहीं देते, मैग्नीशियम नहीं देते, न्यूट्रिएंट नहीं देते, तो इफ इट इज लूजिंग इट्स कलर तो इट बिकम्स अ डिफरेंट स्पीशीज? इट कांट बी, ये हो नहीं सकता। सिमिलरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है नंबर, कलर एंड साइज या शेप। अगर मान लीजिए ये लीफ है और इसको, अगर ये नॉर्मल लीव्स है और अगर इसको कोई वायरस, मान लीजिए इसको इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है लीव्स की। तो यानी कि जब भी टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको की लीव्स को खराब करेगा, तो क्या वो एक नई स्पीशीज बन जाएगी? नहीं। इसीलिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम इतना इंपॉर्टेंस, हाँ आप दे सकते हो इंपॉर्टेंस, बट यू कैन नॉट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस एज यू आर गिविंग टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। Why? Because vegetative characters are very much dependent on its environment. आप किस environment में रख रहे हो? इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो भी चीज इक्वेटर के पास है वो ज्यादा ग्रो करती है, टेम्परेट पे, पोल्स पे बहुत कम ग्रोथ होती है। आप अगर प्लेन्स की में देखें तो प्लेन्स में ज्यादा ट्रीज मिलेंगे, बट जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे पहाड़ों पे, तो ऊपर पहाड़ों के टॉप पे आपको कभी भी ट्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है वैतना ही आपकी जो लेंथ है वो ही कम होती चली जाती है। बट आर्टिफिशियल जो सिस्टम था उसकी एक जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो क्या, कि आर्टिफिशियल सिस्टम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को दोनों को बराबर मानता था, और यहीं पे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपको जो दिख रहा है दैट डजंट मीन कि जैसा दिख रहा है वैसा ही क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर लिया जाए।
तो जैसे जैसे हम टाइम बीता, वी वर इक्विप्ड विद मोर ऑफ माइक्रोस्कोप आया, हम सेल बायोलॉजी सीखने लग गए, तो 1900 के आसपास आते आते हमारे पास बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गए थे। और उन्हीं में से एक क्लासिफिकेशन सिस्टम था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एनसीईआरटी बोलती है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो अभी हम कर रहे थे वो मॉर्फोलॉजी थी, मॉर्फोलॉजी तो हो ही हो, बट इसके साथ इसके अंदर और क्या होना चाहिए, इसके साथ इसके अंदर होना चाहिए आपके ए, पी, यू एंड ई। यानी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ आपको क्या स्टडी करना चाहिए जब भी क्लासिफिकेशन करें? एनाटमी, यानी कि वो अंदर से कैसे दिखते हैं, उसके रूट के सेक्शन कैसे हैं, उसके आपके स्टेम के सेक्शन कैसे हैं। आज की डेट में हम जानते हैं स्टेम के सेक्शन अगर देख लें तो आप तुरंत बता देंगे ये मोनोकोट है या डाइकोट है। उसके अंदर अल्ट्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसके क्रोमोसोम्स कैसे हैं, क्रोमोसोम्स अगर हैं तो क्रोमोसोम्स का पैटर्न कितना है, क्या है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल में प्लास्टिड्स हैं, कैसे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन टेक अ नाउ, एंड देन आप उसकी एम्ब्रोलॉजी को स्टडी करिए, यानी कि क्या इसके अंदर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है? जैसे एल्गी है, एल्गी में कभी भी जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, बट ब्रायोफाइट्स ऑनवर्ड्स सभी में जो स्पोरोफाइट्स है वो जाइगोट से आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और देन इट गोज टू द सम अदर एक्सटेंट। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स ऑनवर्ड सभी को हम एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं, जबकि एल्गी को हम नॉन एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। करेक्ट है? तो इसका मतलब हमें इनको भी ध्यान रखना होगा। एंड लास्ट, फाइलो या फाइटो केमिस्ट्री, यानी कि इसके अंदर केमिकल्स कौन से हैं। आपने एक चीज नोटिस करी थी जब मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा था, तब हमने बात करी थी कि रेननकुलेसी और सोलेनेसी को हमने एक जगह क्यों रखा, क्यों हमने उनको एक ही ऑर्डर के आसपास ले जा रहे थे, क्लास में ले रहे थे, क्यों? क्योंकि दे ऑल प्रोड्यूस अ सेम टॉक्सिक एल्कलॉइड। यानी केमिकल कैन ऑल्सो बी अ मेथड टू क्लासिफाई। कई बार होते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स जो हैं वो सारे के सारे मेंबर्स बनाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। अगर आप देखें तो सोलेनेसी के सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ एल्कलॉइड्स बनाएंगे, वो हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है नॉन टॉक्सिक हो, पर एल्कलॉइड जरूर बनाएंगे सोलेनेसी के मेंबर। तो फाइटोकेमिस्ट्री कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू क्लासिफाई। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ना केवल मॉर्फोलॉजी को तवज्जो देता है, बट साथ में एनेटमी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी, इन सभी को उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर बोथ आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले से बेटर था, और ये किसने दिया था? दिस वॉज गिवन बाय टू साइंटिस्ट कॉल्ड बेंथम एंड हुकर, इन्होंने दिया था। नाउ द थिंग इज, क्या इसकी कोई प्रॉब्लम थी? क्या इनके अंदर कुछ दिक्कतें थी? क्या हम इनको क्लासिफिकेशन को, इससे बेटर कोई क्लासिफिकेशन दे सकते हैं? तो अगर हम एक चीज देखें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का भी एक बेटर वर्जन होता है, इससे भी बेटर वर्जन होता है, जिसमें ये सब तो लेंगे ही, पर अगर हम उसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक कौन किससे इवॉल्व हुआ है, हम सबको मालूम है हम सभी एक सेल से आए हैं, तो कौन किससे इवॉल्व हुआ है, अगर इसको भी टेक केयर कर ले, तो एक क्लासिफिकेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे बढ़िया मानी जाती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पहले आपको समझना पड़ेगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है। हम सभी को मालूम है कि कोई ना कोई एक सेल एक कॉमन एंसेस्टर होता है। तो मान लीजिए ये एक सेल है, लेट अस से सेल ए, ठीक है। अब इसके दो टाइप के बच्चे हुए, एक ये है बी और एक ये है सी, ठीक है। अब इनके भी अपनी ग्रोथ हुई, जैसे फैमिली में होता है ना, आपके दादाजी भाई रहे होंगे, फिर उनके भी, राइट। और ये चार बच्चे हुए और इनके नाम हम रखते हैं ई,
एफ जी एच। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ये जी जो है वो किसके ज्यादा क्लोज है, ई के, एफ के या एच के? किसके ज्यादा क्लोज होगा आपके हिसाब से? टू whom इट विल बी मोर क्लोजर? ये किसके ज्यादा क्लोज होगा गाइस? बताइए, किसके ज्यादा क्लोज होगा? एच के। एच के। क्यों? क्योंकि एच और जी दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर है सी। हाँ, थोड़े टाइम पहले ए इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर था, बट अभी दोनों डेविएट कर गए हैं। तो अगर हम देखे जाए, जितना हम डेविएट होते जाते हैं दूसरे से, जितना हम अलग होते जाते हैं दूसरे से, उतने ही हम डिफरेंट होते जाते हैं दूसरे से, जबकि हमारे एंसेस्टर से हम ज्यादा क्लोज होते हैं। तो हमारा अगर कॉमन एंसेस्टर है तो वी विल बी मोर क्लोज देन अदर्स। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ यूग्लिनॉइड्स प्लांट बने होंगे, कुछ यूग्लिनॉइड्स जो हैं आगे जाके एनिमल बने होंगे, क्योंकि उनमें दोनों के कैरेक्टर्स थे, राइट? तो ये कहलाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यानी कि अगर आपके पास एक कॉमन एंसेस्टर का कॉन्सेप्ट है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम टेक्सोनॉमी के अंदर फाइलोजेनी लगा देते हैं, यानी कि इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड, ठीक है, कि कौन किससे बना है, तो उसको हम क्या कहते थे? इट इज अ सिंपल ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस कहलाती है। वी कॉल इट एज सिस्टमैटिक्स। और सिस्टमैटिक्स क्या है? कि हम कैसे सिस्टमैटिकली चीजों को प्लेस करते हैं अलग अलग टेक्सॉन्स में, कैसे हम चीजों को अलग अलग अच्छे से प्लेस करते हैं। एंड दैट्स वेयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ज्यादा बेटर मानी जाती है। दी किसने थी? एनसीईआरटी कहती है एंगलर एंड प्रेंटल ने। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जा सकता है, एंगलर एंड प्रेंटल। क्या इसकी कोई कमियां हैं? अगर देखा जाए तो अगर आप फाइलोजेनी किसी की कर सकते हैं तो ये सबसे बढ़िया आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आज तक की सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन। तो फिर करते क्यों नहीं है सभी के केस में? सभी के केस में इसमें एक प्रॉब्लम है कि सभी के हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है। हमारे पास सभी के, सभी चीजों के, सभी ऑर्गेनिज्म के इस दुनिया में फॉसिल्स नहीं अवेलेबल है। तो अगर आपके पास फॉसिल्स नहीं है, आपको हिस्ट्री नहीं अवेलेबल है, तो आप उनकी फाइलोजेनी कैसे करेंगे? दैट्स वेयर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम से बेटर होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट स्टिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हर चीज की नहीं की जा सकती, खासकर प्लांट्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स के जो जितने भी अवशेष होते हैं बेटा, वो कोयला या पेट्रोल बन जाते हैं। एनिमल्स कंपैरेटिवली उनकी जो हड्डियां हैं वो थोड़ी बच जाती हैं। दैट्स वेयर यू सी मोर ऑफन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन द केस ऑफ एनिमल्स रेदर देन प्लांट्स। तो प्लांट्स में अभी भी हम किस पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दी थी। और बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन वेजिटेटिव यानी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और इंटरनल करेक्टर दोनों को इक्वली एंटरटेन करती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जब हम करने बैठते हैं तो हमें कुछ कुछ ब्रांच ऑफ साइंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें कुछ कुछ तरीके की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ साइंटिफिक चीजों की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक ब्रांच कहलाती है साइटोटैक्सोनॉमी। यानी कि जब भी हमें, अभी हमने बताया ना कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वगैरह या अल्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह, तो वो ब्रांच कहलाएगी साइटोटैक्सोनॉमी। यानी कि जब भी हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करना होगा तो हमें कुछ चीजों की, कुछ टूल्स की हेल्प जरूरत पड़ेगी। उसमें से आपकी साइटोटैक्सोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम साइटोसोल की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, कितने तरीके के आपके प्लास्टिड्स हैं, कितने तरीके के उनमें क्रोमोसोम है नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके अंदर न्यूक्लियस है नहीं है, क्रोमोसोम सर्कुलर है या लीनियर है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं।
और स्पेशली साइटोटैक्सोनॉमी में एनसीईआरटी एम्फेसाइज करती है। बेशक हम और चीजों को भी ले सकते हैं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ले सकते हैं, प्लास्टिड डीएनए ले सकते हैं, हम नंबर ऑफ प्लास्टिड्स ले सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनल्स की शेप वगैरह को स्टडी कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी जो एम्फेसाइज कर रही है वो किस पे, वो कर रही है क्रोमोसोम्स पे। यानी हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करके भी हम दो प्लांट्स को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। और क्रोमोसोम में भी क्या, क्रोमोसोम्स में उनके नंबर, उनके स्ट्रक्चर्स एंड उनका बिहेवियर। अब एनसीईआरटी में इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है कि इसका मतलब क्या है बेटा, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। बस उसमें क्या बोला गया है कि हम साइटोटैक्सोनॉमी के दौरान क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, साइटोटैक्सोनॉमी के दौरान हम जस्ट क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। अब इसमें क्या करा जाता है इसको अब हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस